हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ व्यूवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। व्यूवर्स हो गए बुनाईकार, आयरन स्मेल्टर्स हो गए जो लोहे को पिघलाते हैं, एंड फैक्ट्री ऑनर्स हो गए जो कि फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। इस चैप्टर में हमने इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेटेड क्या करना है, स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर सी दी हुई है, ठीक है, एक फिगर दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। यानी कि ये जो शिप्स हैं ये क्या कर रही हैं, बंदरगाह, सूरत के बंदरगाह में। सूरत कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में जो सूरत का पोर्ट है वहाँ पे ये शिप्स जो है वो ट्रेड कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है पहले टाइम पे क्या होता था कि जो भी ट्रेड वगैरह होता था वो कौन से कैसे होता था, तो वो बाय वाटर या बोल सकते हो पानी के द्वारा, ठीक है, ओशंस के द्वारा जो है वो ट्रेड किया जाता था। अब आगे चैप्टर जो है वो क्या बोल रहा है कि ये जो चैप्टर है ये आपको स्टोरी बताता है क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ की, इंडिया के क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ की। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड के टाइम की बात हो रही है। उस समय पे इंडिया के अंदर जो क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज थी उस स्टोरी के बारे में ये चैप्टर बताएगा। और वो स्टोरीज जो हैं दैट मीन्स के स्टोरीज किसके रिलेटेड, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड। और ये क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज जो है ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेट करती थी, ये थी टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। दैट मीन्स कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान पे इंडिया के अंदर क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, डेवलप हो रही थी। और वो दो इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी, टेक्सटाइल्स, और दूसरी कौन सी थी, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील तो आपको पता है, ठीक है, लोहा वगैरह हो गया, स्टील हो गया। तो टेक्सटाइल्स क्या होता है, तो टेक्सटाइल होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़े को टेक्सटाइल बोला जाता है। ये दोनों इंडस्ट्री जो थी ना ये क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे, बहुत ही ज़्यादा 17 और 18 सेंचुरी के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी सेटअप होने लगी थी, और जो मतलब पहले क्या होता था, लोग अपने घरों में ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन जैसे ही सबसे पहले जो फैक्ट्री थी वो ब्रिटेन ने लगाना शुरू की थी, इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन ने लगाई थी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होती गई, इंडस्ट्रीज जो थी सेटअप होती गई। और उस समय पे 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप की गई थी। इसी को जो है वो बोला गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यही बोला गया है, ब्रिटेन जो था वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल नेशन बना 19 सेंचुरी के टाइम में, जो क्या कर रहा था, कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन कर रहा था। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s। क्या बात बोल रहा है कि 1850 से आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो थी वो भी स्टार्ट होना शुरू होती, ग्रो करना उसने शुरू कर दिया था। ब्रिटेन को नाउन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाने जाने लगा, ठीक है। वर्ल्ड का कारखाना जो था वो माना गया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो थी उस समय पे क्या करने लगी थी, डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। आगे क्या बोला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइज होना ब्रिटेन शुरू हो चुका था, तो उसका एक कनेक्शन जो था वो बन चुका था इंडिया की जीत के साथ और इंडिया के ऊपर अपनी कॉलोनी सेट करने के साथ, ठीक है। वो कैसे था, जैसे आपने चैप्टर 2 पढ़ा, आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर आई थी ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसने जब यहाँ पे देखा कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड होने का मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा, वहाँ की प्रोडक्शन, वहाँ मसाले बहुत ज़्यादा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट जो था वो इंडिया की टेरिटरी के ऊपर भी जाने लगा। और इस तरह से जो ट्रेड का पैटर्न वो लेके आए थे वो क्या होने लगा, चेंज होने लगा। इन द लेट 18 सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। तो 18 सेंचुरी के एंडिंग की बात अगर आप बात करें तो कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर आती थी और यहाँ से सामान खरीदती थी और उनको इंग्लैंड और यूरोप में जाके क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है बेच देना। और क्या करती थी, अपनी इस सेल के साथ वो बहुत ज़्यादा मुनाफा जो था, प्रॉफिट जो था वो कमाती थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो था वो मिलता था, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कॉटन हो गया वहाँ पे, ठीक है, इंडिगो की प्रोडक्शन वहाँ होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी वो इंडिया के अंदर होता था। तो जैसे जैसे ब्रिटेन ने अपने कंट्री के अंदर जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना शुरू किया, उसकी ग्रोथ करना शुरू कर दी, तो उन्होंने इंडिया को एज अ वास्ट मार्केट देखा कि वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है, रॉ मटेरियल जो है वो मिलेगा। और वो क्या करते थे, इंडिया से उस रॉ मटेरियल को लेके जाते थे और ब्रिटेन की उन फैक्ट्रीज के अंदर, उन इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया उनको बनाते थे।
और क्या होने लगा, या इस तरह से ब्रिटेन जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड, बाढ़ के समान में या बाढ़ यहाँ पे फ्लडेड इंडिया इसलिए बोला गया कि वो इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान जो था, वो रॉ मटेरियल जो था वो लेके जाते थे और वहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड्स जो था वो क्या करने लगे, बेचने लगे। अब हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज? अब वो क्या करते थे कि वो इंडिया से कच्चा सामान उठा के ले जाते थे और वहाँ पे अपने ब्रिटेन में वो उनको बनाकर इंडिया में ला के बेच देते थे। तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन क्राफ्ट्समैन पे और इंडियन की इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहा आपका, इस चैप्टर का बताया है कि क्या क्या होगा। आगे क्या है, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल यानी कि इंडिया का कपड़ा, और वर्ल्ड मार्केट ने उस कपड़े को किस तरीके से लिया वो हम इस चैप्टर के अंदर अभी इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि कपड़ा कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो अराउंड 1750 के आसपास जब ब्रिटिश जो था उसने बंगाल को जीत लिया था, मतलब बंगाल को जीतने से पहले की बात हो रही है, तब जीता नहीं था, बंगाल को जीतने से पहले की बात हो रही है। इंडिया वॉज बाय फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था कॉटन टेक्सटाइल का उस समय पे, ठीक है। किस समय पे, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कन्क्वेयर नहीं किया था। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन के कपड़े का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था वर्ल्ड का, अगर आप वर्ल्ड की बात करें। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जिस्टाइड क्राफ्टमैनशिप। कि जो इंडिया का टेक्सटाइल था, इंडिया का जो कपड़ा था, उसकी बहुत ज़्यादा उसको रिनाउंड यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी, बहुत ज़्यादा माना जाता था। किस वजह से? क्योंकि उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, और जो क्राफ्टमैनशिप थी यानी कि जो लोग उसको क्राफ्ट करते थे, उसको उसके अंदर कलाकारी दिखाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्या था, अच्छा था। देवर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। और उसको कहाँ पे ट्रेड किया जाता था, कहाँ पे बेचा जाता था, या कहाँ पे मतलब लोग कहाँ कहाँ से आते थे? साउथ ईस्ट एशिया के जावा हो गया, सुमत्रा हो गया, पेंगांग हो गया, और वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स में उनका ट्रेड किया जाता था उस कपड़े का, जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप। तो 16th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो यूरोप के लोग थे जो यहाँ पे आए थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो यहाँ से खरीद के लेके जाए और यूरोप के अंदर उसकी क्या करते थे, सेल करते थे, बेचते थे। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। और यही जो मेमोरीज थी कि ये ट्रेड का जो भी ये मतलब था कि यहाँ से वहाँ लेके जाना, यहाँ से फिर आगे जाके बेच देना, ये जो मेमोरीज थी इस ट्रेड की, ये जो फ्लोरिशिंग ट्रेड, ये जो बढ़ रहा था ट्रेड, और ये क्राफ्ट्समैनशिप की इंडियन वीवर्स की, वो अभी भी किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और वो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिखे हुए पड़े हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका मतलब जहाँ से वो कपड़ा जो था ना, जैसे अगर वो केरला से, वो मतलब केरला में आपको पता है जो ट्रेडर्स थे वो आते थे यहाँ से मसाले वगैरह लेके जाते थे। तो जब वो यहाँ से केरला से कपड़ा लेके जाते थे तो वहाँ पे उन्होंने केरले के कपड़े का नाम कई कुछ और रख दिया, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ से वो कपड़े का ओरिजिन होता था वहाँ वहाँ से उस जगह का नाम जो था वो कपड़े को दे दिया जाता था। होता वो कॉटन और सिल्क का ही कपड़ा होता था, लेकिन उसका नाम जो था वो अलग अलग दे दिया था। वही चीज़ें हम जो है वो आगे देखेंगे। यही इन्होंने बोला, वर्ल्ड्स टेल अस हिस्ट्री। जो शब्द हैं वो हमें हिस्ट्री बताते हैं। जैसे कि यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मौसूल इन प्रेजेंट डे इराक, ठीक है। अरब की बात हो रही है कि अरब के मर्चेंट जो थे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने सबसे पहला इनकाउंटर किया कॉटन क्लॉथ का इंडिया से, जिसको अरब मर्चेंट जो थे वो इंडिया के अंदर लेके आए थे मौसूल से। मौसूल जो है वो एक जगह का नाम है, कहाँ पे, इराक के अंदर, ठीक है। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एंड मुसलिन। इसलिए वो जितने भी कपड़े जो मतलब वो इराक वगैरह से लेके गए थे उसको वो क्या बोलते थे, मुसलिन बोलते थे। क्योंकि मौसूल जो था, जो मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना ब्रिटिशर्स की, आपको पता है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, वो परफेक्टली बोल नहीं पाते थे, मौसूल नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने उस मौसूल का नाम जो था, मतलब उस जगह का नाम से ही कपड़े का नाम रख दिया और वो था मुसलिन, ठीक है। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। उसके बाद क्या है, व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। जब पोर्तुगीज जो थे, जब वो इंडिया के अंदर आए स्पाइसेस की तलाश में, ठीक है, मसालों की तलाश में, तो वो कैलिकट में जाके उन्होंने लैंड किया। कैलिकट में कहाँ पे, केरला कोस्ट के पास, जो कि साउथ वेस्ट इंडिया का पार्ट है। जो कॉटन टेक्सटाइल्स वहाँ से वो लेके गए, कॉटन का कपड़ा जो वहाँ से, कहाँ से, कैलिकट से लेके गए, उसको नाम रख दिया उन्होंने कैलिको, ठीक है। कैलिको जो है वर्ड डिराइव्ड हुआ है कैलिकट से, और सब्सिक्वेंटली कैलिको जो था वो एक जर्नल नेम बन चुका था सभी कॉटन टेक्सटाइल का, ओके।
फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो कि हमें इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी बताते हैं वेस्टर्न मार्केट्स में। अगर आप फिगर 3 देखेंगे, ठीक है, फिगर 3 जो ये आपकी आ जाती है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे नाम जो हैं, ठीक है, कॉमन नेम जो है यूरोपियन ट्रेड के एज अ पीस ऑफ गुड जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फिगर 3 जो है ये आपकी, इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सा नाम जो है, ये एक ऑर्डर बुक थी। ऑर्डर बुक यानी कि जिसमें वो कपड़े को क्या करते थे, ऑर्डर करते थे। कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो कपड़ों को ऑर्डर करते थे कैलिकट में 1730 के टाइम पे। अब आगे क्या बोला है, जो ऑर्डर दैट ईयर वाज, मतलब 1730 का जो ईयर था, इस समय पे जो ऑर्डर मतलब लिया गया था वो कितना था, पीसीस ऑफ क्लाउथ का कितना ऑर्डर था, 5,89,000। इतना ऑर्डर जो था वो इंडिया से लिया गया था बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा। Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths. एक ऑर्डर बुक जो थी, अगर आप उसको ब्राउज करोगे, इसको देखोगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा 98 वैरायटीज जो थी कॉटन और सिल्क क्लाउथ्स की। उस समय पे, उस साल में 1730 के साल में जो था वो बुक किया गया था ऑर्डर। These were known by their common name in the European trade as piece of goods. इनके अलग अलग नाम थे, ठीक है, यूरोपियन ट्रेड के द्वारा, जो मतलब यूरोपियन जो कि उसको लेके जाते थे, उन्होंने अलग अलग नाम दे के रखे हुए थे। यूजली वोवन क्लॉथ पीसीज दैट वर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 वर्ड यार्ड। ये एक मेजरमेंट बताया है, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर दे दो, उस समय पे ये एक मेजरमेंट था जो कि जब वो कपड़ा खरीदते थे तो वो इस मेजरमेंट में खरीदते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पटोला बताया है। पटोला पट्टना के बारे में आपने सुना होगा, ये एक पेंटिंग सी है जो कि क्या है, पटोला व्यू मिड 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड की ये है। पटोला जो था इसको सूरत में बनाया जाता है, अहमदाबाद और पठान में भी इसको क्या किया जाता है, वोवन किया जाता है, बुनाई की जाती है इसकी, और इसकी वैल्यू जो है इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा है। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशनल देयर। और ट्रेडिशनल टाइम की अगर आप बात करेंगे तो ये लोकल वीविंग थी, कहाँ पे, सूरत में, अहमदाबाद में और पठान में, यहाँ वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, और इंडोनेशिया में उस समय पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। देखिए आप कितना सुंदर सा ये कपड़ा है। देन आगे बात की जा रही है किसकी, ये है, ये थी ऑर्डर बुक। ये आप देख लीजिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा, अलग अलग से नाम दिए हैं। डिल्टो दिया हुआ है, बेफ्लैट्स, दिलो, ठीक है, ये अलग अलग से नाम दिए हुए हैं। इनको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस यही बताया हुआ है कितने यार्ड कपड़ा उन्होंने खरीदा, ठीक है, इंडिया से कितने रुपए में बेचा गया, लंदन में उसको कितना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कितने पैसे में बेचा गया, यही सब बताया हुआ है। अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1730 के टाइम पे ये एक ऑर्डर बुक का पेज है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिपेयर किया था। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइस इन लंडन। यही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि लंदन के अंदर हर एक ऑर्डर बुक के अंदर एक एक आइटम का प्राइस कितना था। ये ऑर्डर जो थे 2 साल पहले ही एडवांस में ले लिए जाते थे, बिकॉज उस समय पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया जाता था, और कई बार ऑर्डर मतलब कई लोगों को सामान मिलता भी नहीं था, इसलिए वो 2 साल पहले ही ऑर्डर दे देते थे, ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। आगे यह है जामदानी वीव अर्ली 20th सेंचुरी में ये जामदानी को बनाया गया था। मैंने आपको बताया था जामदानी जो है एक फाइन म्यूसिलीन है जिसके ऊपर मोटिव्स जो हैं, डेकोरेटिव मोटिव जो हैं वो लूम किए गए हैं, हाथों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। टिपिकली ग्रे और वाइट कलर के होते हैं। इसमें जो है कॉटन और गोल्ड थ्रेड जो है वो यूज़ किया जाता है क्लाउथ के अंदर, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर शो किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ जामदानी जो है वो बनाया जाता था वो था बंगाल का दक्का और लखनऊ के यूनाइटेड प्रोविंसेस। आगे क्या बोला है, आपको ये जो नाम है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक, ये जो डिफरेंट मतलब ये आपको सारे नाम दिए हुए हैं, इस साइड पे आपको सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे नाम दिए हुए हैं। यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपको डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं वैरायटीज ऑफ क्लॉथ के इस बुक के अंदर, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अमंग्स द पीसीज ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिंट्स, ठीक है। इस बुक के अंदर जो मतलब आपको ये जो ऑर्डर बुक का पेज दिया हुआ है, इस बुक के अंदर बहुत सारे क्लॉथ के पीसेस का ऑर्डर किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा क्लॉथ जो कॉटन क्लॉथ जो ऑर्डर किया जाता था वो था चिंस, कॉसिस और बंधाना, ठीक। कॉसिस को खासा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सारी जो है ये कॉटन की ये वैरायटी है, जहाँ जहाँ से ये इसको लेके जाते थे उस कंट्री का, उस स्टेट का, उस एरिया का ये नाम दे देते थे। कौन? यूरोपियन ट्रेडर्स। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंस कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि ये जो इंग्लिश टर्म है चिंस, ये कहाँ से आया है? तो ये डिराइव किया गया है हिंदी वर्ड चिंत से, ठीक है। एक ऐसा क्लॉथ, ठीक है, एक छोटा सा क्लॉथ का पीस जिसके ऊपर कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन जो है वो बनाए गए हैं। 1680s के टाइम पे ये जो मतलब क्लॉथ था, चिन जो था, ये इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिंट करता था, और इंग्लैंड और यूरोप में क्या किया जाता था, इसको बेचा जाता था। बिकॉज जो इंग्लैंड और यूरोप थे, इसकी टेक्स्चर से, इसके डिफाइंड डिज़ाइन से, फ्लोरल डिज़ाइन से जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्या होते थे, आकर्षित, अट्रैक्ट होते थे, और वो इसको अपने एरियाज़ में, अपनी कंट्रीज़ में जाके क्या करते थे, बेचते थे, और बहुत ही
चीप प्राइस में बेचते थे। जो रिच पीपल थे इंग्लैंड के, इंक्लूडिंग जो क्यून थी, वो भी क्या करती थी, इंडियन फैब्रिक को पहनती थी। ये जो फैब्रिक था, चिंस जो फैब्रिक था, इसको क्या करती थी, इंडियन फैब्रिक के कपड़ों को पहनती थी। ठीक है, फैब्रिक का मतलब भी कपड़ा ही हो गया। सिमिलरली जो वर्ड बंदना है वो भी क्या है, एक मतलब स्मॉल पीस होता है क्लॉथ का, जिसके ऊपर कलर, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो डाला गया होता है, और ये एक प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो कि नेक या हेड के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो टर्म है ये डिराइव की गई है वर्ड बंदना से। ठीक है, बांधना, दैट इज़ योर हिंदी वर्ड। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो टाइंग। ठीक है, बांधना। एंड ये जो है ये भी एक वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ठीक है, बांधना और डाइंग से जो है ये प्रोड्यूस किया गया है ये। ठीक है, कलर किया गया है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट कलर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। ये आपको ये देखिए देखने को मिल रहा होगा, ये है। ठीक है, एक स्कार्फ टाइप का बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको गले में बांधते थे, कुछ लोग जो थे इसको हेड के लिए यूज़ करते थे। ये चिंथ्स है, ये बंधना नहीं है, ये चिंथ है। ठीक है, और ये आ जाता है आपका स्कार्फ बंधना, ये है, आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कुछ और क्लॉथ्स भी आपको यहाँ पे इस ऑर्डर बुक के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है ना उन क्लॉथ्स का, वहाँ वहाँ का नाम दे दिया। जैसे कश्मीर बाजार, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, चारपुर हो गया। ठीक है, जो वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा था ऐसे वर्ड्स का, वो ये बताता है कि इंडियन टेक्सटाइल जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से बेचा जा रहा था। अब हम देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, जो इंडिया का कपड़ा था यूरोपियन मार्केट्स में किस तरह से देखा जा रहा था, किस तरह से बिक रहा था, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, वरिड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। कहने का क्या बात है, कहने का क्या मतलब यहाँ बन रहा है कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वो इंग्लैंड के लोग जो कि इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलरिटी से डर रहे थे, वूल से डर रहे थे, सिल्क मेकर से डर रहे थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है वो हमारे कंट्री के अंदर नहीं आना चाहिए, इंग्लैंड के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन 1720 के टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लेजिस्लेशन, एक एक्ट जो था वो क्या किया, पास कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो है, जैसे कि चिंथ जो है, उसके ऊपर, उसके यूज़ के ऊपर बैन लगा दिया गया। दैट मीन्स कि इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो आपका कॉटन टेक्सटाइल था, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था, उसका इम्पोर्ट करना जो था वो बंद कर दिया गया। ठीक है, इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट, और इस एक्ट को जो है वो कैलिको एक्ट का नाम दे दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कैलिकट में जब पोर्टुगीज ट्रेडर्स आए थे तो उन्होंने कैलिकट से जो था वो वहाँ का कॉटन टेक्सटाइल लेना शुरू कर दिया और उसको वहाँ पे नाम दे दिया कैलिको। ठीक है, अब एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड, और इस समय पे क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कपड़े की इंडस्ट्री जो थी वो अभी ही डेवलप होना शुरू हुई थी, और वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इंग्लिश प्रोड्यूसर जो थे, जो इंग्लिश के अंदर कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अपने लिए एक मार्केट, सिक्योर मार्केट चाहते थे कंट्री के अंदर ही, और इसी वजह से उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री को, इंडियन टेक्सटाइल के कपड़े को वहाँ इंग्लैंड आने के से क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. अब क्या होने लगा, इंडियन डिज़ाइन जो था, अब इंग्लैंड वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। कॉपी करना यानी कि चोरी कर रहे थे, चोरी इन द सेंस कि जैसे इंडिया के अंदर कपड़ा जो था वो प्रोड्यूस किया जाता था और वो थोड़ा उनको कॉस्टली भी पड़ता था, और वो मतलब डर भी रहे थे कि इंडियन टेक्सटाइल जो था वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है तो हमें जो है वो नुकसान हो रहा है, उनको लॉस हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक वाइट प्लेन कपड़े के ऊपर जो था वो क्या करना, वाइट मुस्लिन या प्लेन ब्लीच कपड़े के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन जो था वो प्रिंट करना शुरू कर दिया, और वो प्रिंट जो थे वो कॉपी करते थे किसका, इंडियन कपड़े से ही। कंपटीशन जो था इंडियन टेक्सटाइल का वो बहुत ही जो है वो मतलब कैसे, अब जो था इंग्लैंड वो कंपटीशन देने लगा इंडियन टेक्सटाइल को, तो वो होने लगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी मशीन्स जो थी उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल को कंपटीशन मिल रहा था। तो 1764 में क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है जिसको एक सिंगल वर्कर जो था वो ऑपरेट करता था बाय प्रोड्यूसिंग सेवरल स्पिंडल्स। ठीक है, एक बार वो क्या करता था, चक्का घुमाता था, और उस चक्के को घुमाने की वजह से वो बहुत सारा स्पिंडल्स जो था वो मतलब धागा जो होता है उसकी पतले पतले धागे जो होते हैं वो क्या करता था, उसको निकालता था।
कॉटन से बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पिनिंग जेनी जो थी उसको जॉन के ने इन्वेंट किया था 1764 में, जिसने क्या किया, ट्रेडिशनल स्पिंडल्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, जो इन्वेंशन थी किसकी, स्टीम इंजन की, स्टीम के द्वारा जो था वो मशीन चलाई जाती थी, उसकी इन्वेंशन की रिचर्ड आर्कवर्थ ने 1786 में, जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल वीविंग के अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन जो था, बदलाव जो था, क्रांति जो थी वो देखने को मिली। अब क्लॉथ जो था, कपड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और सस्ता कपड़ा जो था वो जल्दी जल्दी क्या किया जाने लगा, वोवन किया जाने लगा, बुनाई की जाने लगी उसको, ठीक है। कॉटन से वो कपड़ा थ्रेड बनाते थे, थ्रेड बनाने के बाद फिर वो क्या करते थे, उससे कपड़ा बनाते थे और कपड़ा बनाने के बाद उसको डाई कर देते थे। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल्स कॉन्टिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल जो था वो फिर भी क्या करता रहा, वर्ल्ड की डिफरेंट ट्रेडिंग कंट्रीज को वो डोमिनेट कर रहा था 18th सेंचुरी के एंड तक। European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profits out of this flourishing trade। और ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे डच हो गए, फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया इस फ्लोरिशिंग ट्रेड की वजह से। ये जो कंपनीज थी ये क्या करती थी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को इंडिया के अंदर से खरीदती थी बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। क्या करते थे ये जो कंपनीज थी, कौन सी, फ्रेंच होगी, डच होगी, इंग्लिश होगी, ये क्या करते थे, इंडिया से कॉटन और सिल्क को क्या करते थे, खरीदते थे और बदले में उनको सिल्वर जो था वो दे देते थे। बट एज यू नो, जैसे आपने पढ़ा चैप्टर 2 में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, उसने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर जो थी वो बंगाल के अंदर क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी। उन्होंने वहाँ के नवाब्स को जो था वो हटा दिया, खुद उस पर वहाँ पे राज करने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने इंडियन गुड्स तो वो खरीदते थे लेकिन बिना किसी प्रीशियस मेटल को इंपोर्ट किए, यानी कि वो वहाँ पे प्रीशियस मेटल्स नहीं देते थे। जैसे पहले वो सिल्वर देते थे और कपड़ा खरीद लेते थे वहाँ से, लेकिन अब जब उन्होंने वहाँ बंगाल के अंदर पावर जो था वो हासिल कर ली, तो उन्होंने कुछ भी देना जो था उनको, मतलब सिल्वर वगैरह कोई भी प्रीशियस मेटल नहीं देते थे और इंडियन गुड्स जो थे वो खरीदते थे। क्या करते थे, प्रीशियस मेटल्स नहीं वो देते थे, जो भी पैसा, जो भी टैक्स वो पीजेंट्स और ज़मींदार से लेते थे, कलेक्ट करते थे इंडिया के अंदर, वही पैसा वो इंडियन टेक्सटाइल्स के बदले उनको दे देते थे। यानी कि वो उनसे कॉटन और सिल्क लेते थे और पीजेंट्स और ज़मींदार के द्वारा जो टैक्स उन्होंने हासिल किया होता था वही वहाँ पे वो दे देते थे, ठीक है। देन ये स्पिनिंग जेनी के बारे में मैंने बताया, ये मैंने बताया कि कोचीन के अंदर जो डच थे वो किस तरह से 17th सेंचुरी के अंदर जो था वो व्यापार कर रहे थे। आगे ये आपको जो है ये एक मैप बताया हुआ है जहाँ पे सेंटर्स थे वीविंग के लेट 18th सेंचुरी में, कौन कौन से सेंटर्स थे, ठीक है। यहाँ पे स्टार है, ट्राइंगल है, देन उसके बाद ये आपको यहाँ पे ये मतलब सिम्बल्स दिए हुए हैं, बताया है कि प्लेन वाइट जो है वो कहाँ कहाँ मिलता था, चेक्स और स्ट्रिप कहाँ मिलते थे, चिन्स कहाँ मिलता था, सिल्क कहाँ मिलता था। यहाँ पे ये फिगर 8 में वीविंग सेंटर्स 1500 to 1750 ये बताया। आपको इस मैप के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जितना भी व्यापार था ना, वो देखिए यहाँ यहाँ ये जो आपका कोस्टल एरियाज़ है, यानी कि जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ हैं, यहाँ से ही होता था, क्योंकि यहाँ से ट्रेड जो है वो बहुत आसानी से होता था। इसलिए ये जो बाकी की यहाँ पे कंट्रीज थी वो क्या करती थी, यहाँ पे आती थी साउथ वाली साइड पे और यहाँ से अपना सामान जो था वो बेचता था और ट्रेड करवाते थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हु वर द व्यूवर्स, व्यूवर्स कौन थे, बुनाईकार कौन थे। तो व्यूवर जो थे वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि स्पेशलाइज थे वीविंग में, बुनने में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। देयर स्किल्स वर पास्ड, उनके जो स्किल्स थे वो पास किए गए। क्या बोला गया है, देयर स्किल्स वर पास, उनके स्किल्स जो थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किए जाते हैं, जैसे दादा से पापा में, पापा में फिर पोते में, आगे मतलब बेटे में, बेटे से आगे उसके बेटे में, ठीक है, इस तरह से पास किया जाता था। द तांती व्यूवर्स ऑफ बंगाल, यहाँ बताया है कि बंगाल के कौन से व्यूवर्स थे, तांती। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में थे मोमिन और जुलाहाज, और सेल एंड कई कोलार देवांगास, ये जो थे साउथ इंडिया के व्यूवर्स थे। ये कुछ कम्युनिटीज थी जो कि क्या करती थी, वीव करती थी, ठीक है, जो कि बुनती थी, कपड़ा को बुनती थी। जो फर्स्ट स्टेज थी प्रोडक्शन की वो थी स्पिनिंग। वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, ये काम जो था ये वुमेन्स करती थी, ठीक है। जैसे कॉटन को छांटना, उसको मतलब उसके पतले पतले धागे बनाने। चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उस समय पे घरों में ही काम किया जाता था। तो उसको पहले छांटने के बाद स्पिनिंग को जो थी प्रोडक्शन की जो स्टेज थी, पहली स्पिनिंग जिसको वुमेन्स जो थी वो करती थी। उसके बाद चरखा और तकली में हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट थे, इसके ऊपर जो था थ्रेड को स्पन किया जाता था, यानी कि उसके गोले वगैरह बनाए जाते थे, चरखा और रोल्ड ऑन द तकली, ठीक है। चरखे के ऊपर उसको मैं आपको ये बताऊंगी, ये देखिए फिगर यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। पहले उसको छांटा जाता था, फिर उसके जो है अलग अलग उसको किया जाता था, इस तरह से ये इस फिगर के अंदर जो है ये पूरा बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। देन उसके बाद जो है तकली के ऊपर उसको रोल किया जाता था, उसका गोला बनाया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर, जब स्पिनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता था और उसको थ्रेड में जो था वो कन्वर्ट कर दिया जाता था, पूरा का पूरा गोला बना दिया जाता था, उसका रोल बना दिया जाता था, फिर उसको वीवर के द्वारा जो था वो क्या किया जाता था, बुना जाता था।
बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मैन। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो वीविंग था, बुनाई का जो काम था, वो आदमियों के द्वारा किया जाता था। टेक्सटाइल्स को कलर करने के लिए थ्रेड जो था, यानी कि कपड़े को कलर देने के लिए थ्रेड को डाई किया जाता था डायर के द्वारा, और डायर को मोस्टली कौन से नाम से जाना जाता था, रंगरेज के नाम से, ठीक है। प्रिंटेड क्लॉथ एंड द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नाउन एज चिपीगर्स। अब उस प्रिंट जो ये कपड़ा आप प्रिंटेड देखते हो, इस प्रिंटेड क्लॉथ के लिए व्यूवर जो थे वो क्या करते थे, स्पेशलिस्ट ब्लॉक का यूज़ करते थे, और उस स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स को चिपीगर के नाम से जाना जाता था। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। हैंडलूम यानी कि हाथों के द्वारा जो बुनाई की जाती थी और इस तरह का जो काम होता था, वो बहुत सारे इंडियंस के लिए, मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए उनका रोजगार था, ठीक है, यही बताया हुआ है। और इस तरफ आपको ये पिक्चर दी हुई है, तांती वीवर ऑफ बंगाल, पेंट किया है इसको बेल्जियन पेंटर ने, सोल्वियंस के थे वो 1790s के, ठीक है। तांती वीवर हेयर इज एट वर्क इन द पिटलूम। डू यू नो व्हाट अ पिटलूम इज? आपको यहाँ बताया हुआ है कि तांती वीवर जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है पिटलूम के अंदर। क्या आप जानते हैं पिटलूम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पिटलूम क्या होता है। आप इसको गूगल करिए या आप कहीं से भी इसको पता करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देन उसके बाद है आपका कि डिक्लाइन जो है इंडियन टेक्सटाइल का कैसे हुआ, कॉटन मिल्स जो थी वो किस तरह से सामने आई, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा या कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।